21 मई 1991 में रात के करीब 10:20 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी सभा चल रही थी। हजारों लोगों की भीड़, कैमरों की चमक, नारेबाजी और उन्हीं सब के बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही कुछ सेकंड में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेगा, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में साजिश, रहस्य और अनगिनत सवालों का सबसे काला अध्याय खोल देगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब जांच एजेंसियों ने इस केस की परतें खोलनी शुरू की तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए, लेकिन उन सभी नामों में एक नाम ऐसा था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक तांत्रिक के धर्मगुरु और सत्ता के गलियारों में असाधारण पकड़ रखने वाला शख्स चंद्रास्वामी। आखिर कौन था चंद्रास्वामी और क्यों इसका नाम देश के सबसे रहस्यमयी और राजनीतिक हत्या से जुड़ा, और कैसे यह इंसान नेताओं, अरबपतियों और अंतर्राष्ट्रीय हथियार कारोबारियों के बीच इतना शक्तिशाली बन गया, जानेंगे आज की इस खौफनाक और रहस्यमय कहानी में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चंद्रास्वामी, जिसका जन्म 29 अक्टूबर सन 1948 को राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में हुआ था। हालांकि चंद्रास्वामी का मूल नाम नेमीचंद जैन और पिता का नाम धर्मचंद जैन था तथा माता का नाम अचला देवी था। एक साधारण जैन परिवार में जन्मा यह व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहा था, लेकिन बहुत कम उम्र में ही इसकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिषी और रहस्यमयी साधनाओं की तरफ बढ़ने लगी थी और वो कम उम्र में ही घर छोड़कर उपाध्याय अमर मुनि और तंत्र के विद्वान महामहोपाध्याय गोपनीय कविराज के शिष्य बन गए। बाद में भी बिहार और काठमांडू के जंगलों में रहे, जहां उन्होंने ध्यान में समय बिताया। कहा जाता है कि नेमीचंद जैन लोगों की मानसिकता को पढ़ने और कमजोरियों को समझने में बड़ा तेज था। यही कारण है कि धीरे धीरे उसने खुद को एक ऐसे तांत्रिक और ज्योतिषाचार्य के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया जो लोगों की समस्याओं का समाधान, भविष्य की भविष्यवाणी और सफलता के गुप्त उपाय बताने का दावा करता था। और यही दावा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन गया, क्योंकि देखते ही देखते उसके दरबार में आम लोग ही नहीं बल्कि पैसे वाले व्यापारी, बड़े अधिकारी और राजनीति से जुड़े लोग भी पहुंचने लगे थे। यहीं से नेमीचंद जैन का सफर एक साधारण युवक से चंद्रास्वामी बनने की तरफ मुड़ चुका था। लेकिन चंद्रास्वामी की असली ताकत उसकी साधना में नहीं बल्कि उसकी पहचान में छुपी हुई थी। धीरे नेमीचंद जैन ने खुद को सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं बल्कि सत्ता के लोगों का विश्वास पात्र बनाना शुरू कर दिया। उसकी भविष्यवाणियां, तांत्रिक उपाय और मनोवैज्ञानिक पकड़ इतने तेज, इतने असरदार मानी जाने लगी कि देखते ही देखते दिल्ली में स्थित उसका आश्रम एक साधारण धार्मिक स्थल नहीं रहा बल्कि देश की गुप्त राजनीतिक मुलाकातों का एक केंद्र बन गया। इन्हीं संपर्कों के बीच चंद्रास्वामी की नजदीकियां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से भी बढ़ी। कहा जाता है कि 90 के दशक में नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान चंद्रास्वामी को पीएम आवास में उनसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन मामला सिर्फ भारतीय राजनीति तक सीमित नहीं था। चंद्रास्वामी का नाम दुनिया के चर्चित अरबपति और हथियार कारोबारी अदनान खशोगी से भी जुड़ा। चंद्रास्वामी ने उन्हें भारत के तत्कालीन राजनीतिक गलियारों और रसूखदार लोगों से मिलवाया। दोनों का मिलन अंतर्राष्ट्रीय सौदों और संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। सन 1991 में जब खशोगी भारत आए तो चंद्रास्वामी ने उनके लिए राजनीतिक और सामाजिक रसूखदार लोगों से मुलाकातें तय की थी, जिसमें पीएम चंद्रशेखर और अन्य लोग भी शामिल थे तथा धीरे धीरे उसकी पहचान विदेशों के कई प्रभावशाली लोगों से भी बनने लगी थी। कहा जाता है कि ब्रिटेन की भावी प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर तक ने उससे गुप्त मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रास्वामी ने थैचर को भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वह जल्द ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेगी, और हैरानी की बात यह है कि कुछ ही वर्षों बाद यह बात सच साबित हुई। अब यह साफ था कि चंद्रास्वामी सिर्फ एक तांत्रिक नहीं रहा था, वह धीरे धीरे भारत और विदेश की सत्ता के बीच एक रहस्यमय संपर्क सूत्र बन चुका था। वह ज्योतिषी उपाय, तांत्रिक अनुष्ठान और सफलता दिलाने के गुप्त दावे तो करता ही था, लेकिन इसके साथ साथ उसके आश्रम के जरिए बड़े पैमाने पर विदेशी मेहमान, धनवान कारोबारी और प्रभावशाली लोगों का आना जाना भी बढ़ चुका था, जिसमें अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर, ब्रुनेई के सुल्तान शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा भी शामिल थे। वहीं चंद्रास्वामी के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ होने के भी आरोप लगे थे। अब उस पर धीरे धीरे आरोप लगने लगे कि वह आध्यात्मिक सलाह के नाम पर करोड़ों के संदिग्ध आर्थिक लेन देन और विदेशी चंदों और गुप्त पैसों के नेटवर्क से भी जुड़ चुका था। और यही कारण था कि सन 1996 में भारत की जांच एजेंसियों ने चंद्रास्वामी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उस पर विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन यानी कि फेरा वॉयलेशन के गंभीर आरोप लगे।
और जांच में दावा किया गया कि उसके पास विदेशों से आने वाले पैसों का हिसाब साफ नहीं था। इतना ही नहीं, कुछ विदेशी कारोबारियों ने उस पर करोड़ों की ठगी और खुद के प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। यानी अब तस्वीर साफ होने लगी थी कि चंद्रास्वामी सिर्फ तंत्र मंत्र का बाबा नहीं, बल्कि सत्ता, पैसा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के बीच काम करने वाला एक बेहद रहस्यमय नेटवर्क बन चुका था। लेकिन चंद्रास्वामी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच में उसका नाम चर्चा का विषय बनने लगा। जैन आयोग की जांच में चंद्रास्वामी और राजीव गांधी हत्याकांड के बीच के संबंधों की गहराइयों से जांच पड़ताल की गई। जस्टिस मिलाप चंद जैन की अंतरिम रिपोर्ट में चंद्रास्वामी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट्स में इस बात की जांच करने की सिफारिश की गई थी कि क्या चंद्रास्वामी के अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों और विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ ऐसे संबंध हैं जिनका उपयोग राजीव गांधी की हत्या में किया गया हो। राजीव गांधी की हत्या की साजिश 1991 में लंदन में खालिस्तानी LTTE और कश्मीरी आतंकवादियों की एक बैठक में रची गई थी, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि चंद्रास्वामी इस ऑपरेशन के लिए धन मुहैया करवाएंगे। राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी जयराम रंगनाथ, जिसने हत्या के मुख्य सूत्रधार शिवरासन और उसके सहयोगियों को शरण दी थी, ने जैन आयोग के समक्ष एक अल्फनामे में दावा किया कि चंद्रास्वामी ने उन्हें भारत से सुरक्षित बाहर निकालने का आश्वासन दिया था और वे कर्नाटक के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के संपर्क में थे। हालांकि चंद्रास्वामी के खिलाफ हत्या की साजिश के कोई प्रत्यक्ष कानूनी दोष सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन उसका नाम इस जांच से जुड़ते ही देश भर में सनसनी फैल गई। आखिर एक ऐसा बाबा जो पहले ही विदेशी मुद्रा, संदिग्ध पैसों और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के कारण सवालों में था, यही वजह थी कि मीडिया ने उसे उस दौर का मिस्ट्री मैन ऑफ कॉरिडोर्स तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन जितनी तेजी से चंद्रास्वामी का साम्राज्य खड़ा हुआ था, उतनी ही तेजी से अब उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा था। विदेशी मुद्रा उल्लंघन, ठगी, संदिग्ध लेन देन और राजनीतिक दबाव के आरोपों ने उसकी चम्मच को धूमिल करना शुरू कर दिया। वो बाबा जिसके दरबार में कभी प्रधानमंत्री, अरबपति और विदेशी मेहमान पहुंचते थे, अब अदालतों और जांच एजेंसियों के चक्कर काटने लगा था। और वो चंद्रास्वामी जो कभी सत्ता के सबसे ताकतवर लोगों के बीच बैठता था, धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा था। जिन नेताओं और प्रभावशाली लोगों के साथ उसकी तस्वीरें कभी सुर्खियों में बनी रहती थी, वही लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। और एक ऐसा भी समय आया जब चंद्रास्वामी का विशाल प्रभाव सिर्फ पुराने अखबारों की कतरनों और अधूरी फाइलों में सिमट कर रह गया। वहीं साल 2017 में 23 मई को चंद्रास्वामी की मृत्यु हो गई। उसके साथ ही मानव भारत की एक बेहद रहस्यमय अध्याय का अंत हो गया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी कई सवाल जिंदा रह गए। क्या चंद्रास्वामी सिर्फ एक चतुरतांत्रिक था जिसने लोगों की महत्वाकांक्षा और डर का फायदा उठाकर खुद को शक्तिशाली बना लिया था, या फिर वह सच में भारतीय राजनीति, विदेशी पैसों और गुप्त सौदों के उस जाल का हिस्सा था जिसकी पूरी सच्चाई कभी सामने ही नहीं आ सकी। राजीव गांधी हत्या जांच से लेकर विदेशी मुद्रा घोटालों तक चंद्रास्वामी का नाम हमेशा रहस्य, शक्ति और साजिश के धुंधले घेरे में ही दिखाई दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब भारत के सबसे विवादित और रहस्यमय बाबाओं की बात होती है तो चंद्रास्वामी का नाम सबसे अलग नजर आता है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रास्वामी महज एक ढोंगी बाबा था, या फिर भारतीय सत्ता के पीछे छिपा एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी पूरी सच्चाई कभी सामने ही नहीं आई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।